हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जैव स्टडी। परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग सुबह पढ़ रहे हैं रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और शाम को पढ़ रहे हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यूपीपीसी सफर के लिए। तो एक दो दिन से रेगुलर वीडियो नहीं थे, उसका कारण था कि मैं बाहर था। आज से रेगुलर रहेंगे। आज हमारा चैप्टर है संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1, फिर पढ़ेंगे पार्ट 2, और सबसे सिंपलेस्ट वे में। जनरली सबसे आसान चैप्टर पार्लियामेंट कहा जाता है। ये बात अलग है कि सबने बहुत कठिन बना रखा है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। तो इसको बहुत सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे। जितने फैक्ट्स, जितने बातें मैं बताता जाऊँ उतनी नोट डाउन कर ले। अगर नोट डाउन ना कर ले तो कम से कम वीडियो तो पूरा जरूर सुन लें। अगर आप टेलीग्राम पर पीडीएफ कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यूपीपीसीएस अपर 2021 प्री कम मेंस की तैयारी, साथ में आप आर ओ 2021 के प्री कम मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपको ये नंबर सामने दिखाई दे रहा होगा 9453775039। इस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करिए, जवाब मिलेगा। यहाँ पर आपको टेलीग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पीडीएफ, वीडियोस, जीएस 1 2 3 4 के नोट्स ये अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी में आपको सुविधा होगी। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक बहुत आगे तक हम पहुंच चुके हैं। आज का चैप्टर है हमारा पार्लियामेंट, संसद। तो पहला पॉइंट तो यही है संसद का। ये संसद संविधान के भाग 5, पार्ट है 5, पास है पार्लियामेंट, पास है 5, भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 79 से 122 के बीच ये अनुच्छेद की बात करेंगे जब भी हम पार्लियामेंट की बात करेंगे। तो साथ में याद रखिए कि पार्लियामेंट हम लोग ने ये पढ़ रखा है कि संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति आता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और प्रेसिडेंट तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है ही। ठीक, इनकी चर्चा तो मैं बहुत पहले कर चुका हूं, जब मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पी मटर। मैंने कहा था पीईए का मतलब मटर होता है, लेकिन मेरी स्पेलिंग पी मटर है 6061। ये मैंने बहुत पहले आपको बता रखा है। ठीक, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, मैंने आपको बताया, और साथ में से हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार बनाना है। और राज्यसभा को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट, या मैं कह दूं इसको उच्च सदन भी कहते हैं, या मैं कह दूं इसे परमानेंट चैम्बर भी कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली लगातार चलता रहता है, कभी डिसॉल्व, कोई भंग नहीं होता, इसलिए इसे परमानेंट चैम्बर भी कहते हैं। अच्छा, लोकसभा के बारे में अगर मैं एज क्राइटेरिया बताऊं, एज ऑफ क्वालिफिकेशन, आखिर लोकसभा के लिए एक मेंबर की एज कितनी होनी चाहिए अगर उसे लोकसभा में जाना है, उसे राज्यसभा में जाना तो कितनी एज होनी चाहिए, और अगर उसे राष्ट्रपति बनना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है 25, 5 का अंतर 30, और 5 का अंतर 35। जनरली ये डेट जनरली ये ईयर जो होता है वो भूल जाते हैं हम लोग, एज नहीं याद रह पाती। जब पहली बार पढ़ेंगे तो ये जनरली डाउट होगा, इसलिए डायग्राम के थ्रू जाएंगे, तो एक दो बार इसको बना लेंगे तो तीसरी बार ये याद हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई मेंबर अगर कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसे 25 साल की उम्र का तो होना ही चाहिए। अगर वह राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसे 30 साल का होना चाहिए, और अगर वह राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे 35 साल का होना चाहिए। बहुत ही सिंपल। और मैंने प्रधानमंत्री के लिए आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि भारत देश का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है, बस शर्त यह है कि उसे प्रधानमंत्री बनने के उपरांत 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर चुनाव जीत गया तो अच्छी बात, और अगर नहीं भी जीता तो मैंने बोला कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, बस शर्त यह है कि उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे तो लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री होने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से अब तो ये आप लॉजिकल रीजनिंग लगा के बता देंगे 25 साल। बहुत सिंपल हो गया ये। अच्छा, इलेक्शन का मैनर क्या है, तरीका कैसा है, किस तरीके से इलेक्शन होता है लोकसभा में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हम वोट देने जाते हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, हम वोट देने जा रहे हैं लोगों को।
राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए हम वोट देने नहीं जाते, इसका मतलब इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में हम भाग नहीं लेते, इसलिए यह भी कैसा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की मैक्सिमम अधिकतम जो स्ट्रेंथ है वो है 550, राज्यसभा की है 250। ठीक। और प्रेसिडेंट तो एक ही होते हैं, तो 3-4 तो होते नहीं, वो तो राष्ट्रपति तो एक ही होता है हमारा। तो हो सकता है कुछ लोग कहें सर यहाँ पर 2 और ऐड कर दो, क्योंकि एंग्लो इंडियंस की बात आपने अभी नहीं करी। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये जो भारत की संसद के अंतर्गत 2 आंग्ल भारतीयों को चुना जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 331 में लिखा हुआ था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये कह दिया गया कि अब 25 जनवरी 2020 के बाद नए आंग्ल भारतीयों को, अगर अगली बार ऐसा कुछ होगा, अगर राष्ट्रपति को, अब तक क्या हो रहा था कि आर्टिकल 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अगर लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संसद में सही मात्रा में नहीं है, तो वह लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट, एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर देता था। पर 104थे संविधान 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कह दिया गया कि अब इन लोगों को नॉमिनेट, आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट अब आगे से नहीं किया जाएगा। शायद इसलिए मैंने यहाँ पर 550 लिख दिया, क्लियर करने के लिए। ठीक। और ये 550 लोग कैसे हैं? ये इलेक्टेड लोग हैं। कैसे इलेक्टेड हैं? तो 530 स्टेट से इलेक्ट होके आएंगे, राज्यों से, और 20 यूटी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे इलेक्ट होकर आएंगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने लोग चुनकर लोकसभा में पहुंच सकते हैं? तो ये अधिकतम संख्या कितनी है? 20 आ चुका क्वेश्चन है पिछले 2018 में। ठीक। और राज्यों से अधिकतम कितने चुन के आ सकते हैं? 530। ठीक। अब इनका इलेक्शन कैसे होगा? तो इनका भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनका इलेक्शन कैसे होगा? तो ये संविधान ने संसद के ऊपर छोड़ा कि कैसा इलेक्शन होना चाहिए, तो संसद ने बोला कि इनका इलेक्शन भी कैसा होगा? डायरेक्ट होगा, मतलब यूटी से भी लोग चुन के आएंगे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। ठीक। ये जो राज्यसभा में 250 लोग हैं मैक्सिमम, इसमें भी बाइफर्केशन करना होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। 238 लोग राज्यों के द्वारा चुने जाएंगे और 12 लोगों का नॉमिनेशन होगा। और ये जो 238 लोग राज्यों के द्वारा, क्योंकि इसको कहते हैं राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ द स्टेट, तो ये 238 लोग जो राज्यों के द्वारा चुने जाएंगे वह स्टेट की लेजिस्लेटिव, राज्य की विधान सभाओं के द्वारा, जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा इनका चयन किया जाएगा। मेथड क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरण की पद्धति के द्वारा। अब मैंने एक साथ इतनी बातें बोल दी, इसको मैं थोड़ी देर में कुछ और अलग करके बोलूंगा। अभी अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपसे पूछे राज्यसभा में जो लोग चुन के जाते हैं कहाँ से चुन के जाते हैं, तो आप कहेंगे उनका चुनाव कैसे होता है, तो आप कहेंगे विधानसभाओं, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। ठीक। और ये जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं लास्ट के आधार पर। लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, मतलब साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इसके अंतर्गत जो कोई साहित्य में बहुत परिपक्व है उसको चुनकर भेज दिया संसद के अंदर, कला में परिपक्व है उसको भेज दिया, साहित्य समाज सेवा में या विज्ञान में अच्छा तो उसको भेज दिया। तो ये 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। किस आधार पर? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। अगर इन चारों फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इनको नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा जा सकता है। ठीक। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक जो पार्लियामेंट का था वो हम लोगों ने एकदम कवर कर लिया। डायग्राम याद रखिए 25, 30, 35, क्योंकि ये जनरली भूल जाएंगे आप। तो अब इंडिविजुअल बात करते हैं, अब इंडिविजुअल पे चलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो देखिए ये पहले राज्यसभा की ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा। पहले उच्च सदन की बात कर लें, पहले उच्च पढ़ लें, उसके बाद निम्न पढ़ें। राज्यसभा
तो जैसा कि मैंने पहले आपको बोला, सबसे पहला पॉइंट तो ये, इसे कहते हैं राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक। दूसरा, यह एक परमानेंट चैम्बर है। परमानेंट चैम्बर है, कंटिन्यूअसली चैम्बर चलेगा। परमानेंट चैम्बर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं हो सकता, कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, भंग नहीं हो सकता, लेकिन एक शर्त जरूर है कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, एवरी 2 ईयर रिटायर होते हैं। याद रखिएगा, ये कई बार खेलता है, यहाँ पर आपको 1/2 करके थर्ड लिख देगा, और आपने कई बार नहीं पढ़ा रखा है तो आप भूल जाओगे। याद रखिए, 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर। नंबर थ्री, इसके मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 साल, 6 ईयर। हाँ, शर्त ये है 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर, क्योंकि कंटिन्यूअसली चलना है इस चेंबर को, परमानेंट चेंबर है, तो आपको ये 3 जो चीजें कम से कम याद रखनी पड़ेंगी। ठीक। इसके अलावा याद रखिए कि राज्यसभा के मेंबर का चुनाव मैंने आपको बताया स्टेट, राज्य की विधान सभाओं के द्वारा किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो चुनकर भेजते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। ठीक। पॉपुलेशन के आधार पर डिमार्केशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से जो संख्या है, कितने लोग मेंबर जाएंगे राज्यसभा में, तो 31 है। ठीक। ऐसे हर राज्य में कुछ ना कुछ सीटों का डिमार्केशन किया होगा, कितने लोग इस राज्य से जाएंगे, इतने लोग इस राज्य से जाएंगे, इतने लोग इस राज्य से जाएंगे। हाँ, वो पद्धति कौन सा है, किस सिद्धांत पर जाते हैं, वो प्रिंसिपल कौन सा जिस आधार पर राज्यसभा में लोग चुनकर जाते हैं, तो वो प्रिंसिपल वही है जो राष्ट्रपति को चुनने का आधार था, जिसको मैंने आपको बताया था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरण की पद्धति के द्वारा। जो हम लोगों ने राष्ट्रपति में प्रयोग किया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हम लोग यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के अलावा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। इसका मतलब कई ऐसे पद हैं जहां पर यह एकल हस्तांतरण की पद्धति का प्रयोग हो रहा। अभी थोड़ी देर में बताता हूं कौन से पद। क्या सर राज्यसभा में यूटी के मेंबर क्या केंद्र शासित प्रदेशों के लोग भी होते हैं? तो याद रखिए कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हैं दिल्ली और पौंडीचेरी, इनका भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। इनका भी, ऐसी 2 ही हमारे पास यूटी हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा के अंतर्गत है। ठीक। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेगा। ठीक। तो जो बेसिक फैक्ट आपको राज्यसभा के बारे में जानना था, बहुत बेसिक फैक्ट, वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपसे बोला कि एकल हस्तांतरण की पद्धति के द्वारा कई लोगों के चुनाव होते हैं। तो याद रखिए कि एकल हस्तांतरण, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की पद्धति का प्रयोग करते हुए किन लोगों का चुनाव होता है? एक राष्ट्रपति का, एक उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के मेंबर्स का, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर वह राज्य, अगर उस राज्य में बाईकैमरलिज्म है, अगर उस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो उस राज्य के विधान परिषद का चुनाव एकल हस्तांतरण की पद्धति के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन कई बार इस प्रकार भी आ जाता है, इनमें से किन का चुनाव एकल हस्तांतरण की पद्धति के द्वारा किया जाएगा? आप कहेंगे सर ये बताइए लोकसभा में भी ये एकल हस्तांतरण की पद्धति का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? तो बस मुझे एक बात अभी तक के लिए याद रखनी, वो क्योंकि हमारे भारत देश में ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आसान नहीं, और हमारे भारत देश में इतनी लिटरेसी थी नहीं कि इस प्रोसेस को लोकसभा के इलेक्शन में भी लागू कर दिया जाए। साथ में रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी, तो कई सारी चीजें, लेकिन अब बेसिक ये है, लिटरेसी के कारण ऐसा नहीं किया गया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को लोकसभा पर भी लागू कर दिया जाए। ठीक। तो मैंने ये कारण आपको बता दिया। अब राज्यसभा में ही थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, ताकि अब राज्यसभा देख ही रहे हैं तो पूरा राज्यसभा ही खत्म कर लें। राज्यसभा में और एक बात याद रखिए कि इसके जो हेड होते हैं, इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? तो मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, अगर आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे, पिछले वीडियो, तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 64 कहता है
कि सभापति होगा कौन, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जिस दिन वह उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा अप्रत्यक्ष रूप से, उसी दिन यह राज्यसभा का पदेन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन चुका होगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वास्तविकता में वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी किस चीज की मिलती है, कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। ठीक, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, एक बात याद रखनी है कि यह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा का, यह प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब वाइस प्रेसिडेंट, यह राज्यसभा का मेंबर सदस्य नहीं होता। प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो है लेकिन वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए वह संस्था कौन सी है जिसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसका अध्यक्ष होते हुए भी उसका सदस्य नहीं होता। लिख देगा ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन राज्यसभा, सी ऑप्शन विधानसभा, डी ऑप्शन पता नहीं कौन सा सभा। तो आपसे कंफ्यूज कराने के लिए याद रखिएगा, डी ऑप्शन में विधान परिषद भी लिख सकता है। विधान परिषद का अध्यक्ष विधान परिषद का मेंबर होता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता क्या होता है। हम तो अभी छोटी बात कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा का, वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ठीक, साथ में याद रखिए कि राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम लोग चेयरमैन सभापति कहते हैं, और इस चेयरमैन के नहीं उपस्थित होने पर, एब्सेंट होने पर एक पोस्ट और है, इसे हम लोग कहते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। तो मान के चलें डिप्टी चेयरमैन भी नहीं होते तो एक पोस्ट और होती है, इसे हम लोग कहते हैं वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन। ठीक, तो ये अभी अगर नहीं भी समझ में आएगा तो अभी जब हम आपको लोकसभा में पढ़ा रहे होंगे स्पीकर, डेप्टी स्पीकर और चेयरपर्सन, तब मैं थोड़ा और आपको एलोबरेट कर रहा हूँ। लेकिन अभी बेसिक एकदम चल रहा है, इसलिए बेसिक तो मैंने आपको बताया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया उपराष्ट्रपति, जो कि मेंबर नहीं होता। मेंबर नहीं होता है उपराष्ट्रपति, वह राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसे चेयरमैन कहते हैं राज्यसभा का, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक, यही कारण है कि क्योंकि राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अथवा चेयरमैन सभापति, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए जब भी राज्यसभा के चेयरमैन के जब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके रिमूवल की बात आ रही होती है, तो हमेशा हमें पता रहेगा कि जब इसका रिमूवल हो रहा होगा तो यह उन मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करेगा। मतलब जब उसका रिमूवल चल रहा है तो यह राज्यसभा का सभापति के पद को सुशोभित उस वक्त नहीं करेगा, डिसाइड नहीं करेगा। साथ में अगर वोट हो रहा होगा, मान लो उसका रिमूवल का प्रस्ताव आया है और उसमें वोटिंग चल रही है, तो वह उस दौरान वोट भी नहीं कर सकता। और वोट नहीं कर सकता का यह कारण है क्योंकि वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि राज्यसभा का चेयरमैन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो चेयरमैन है, वह उस वक्त वोट कर सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह जब वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब अध्यक्षता कर रहा है, सभापति है राज्यसभा का, और उस समय कोई ऐसा बिल जो राज्यसभा के पास आया जहां पर वोटों की संख्या समान हो गई। मान के चलने की 250 अधिकतम मेंबर हैं, वोट 125 हो गए, 125 ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 125 हो गए, तो उस वक्त राज्यसभा का चेयरमैन अपना वोट कास्ट करेगा, क्योंकि समान हो गए तब अब तो उसको वोट कास्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वह राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझें इस चीज को। और जहां पर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि राज्यसभा का सभापति चेयरमैन उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति के नहीं होने पर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का सभापति का कुर्सी संभालेगा। लेकिन मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो उन दशाओं में हम लोग पढ़ेंगे कि डिप्टी चेयरमैन के नहीं होने पर वाइस चेयरपर्सन ये राज्यसभा के सभापति का पद संभालते हैं। ये कब क्या होगा तो ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरपर्सन पढ़ाऊंगा, तब, अभी नहीं। ठीक, अब ये कौन है भाई साहब, और ये कौन है भाई साहब, और ये कौन है भाई साहब, इसमें फर्क है। तो राज्यसभा का बेसिक जितना हो सकता था वो मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए। तो अब पढ़ लेते हैं लोकसभा। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा मैंने भी, चलिए बता ही देता हूँ, खत्म ही कर देता हूँ।
तो राज्यसभा के जब पढ़ ही रहे हैं तो इसमें स्पेशल पावर और राज्यसभा पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा की विशेष शक्तियां कौन कौन सी हैं। जब राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा खत्म कर देते हैं। देखिए राज्यसभा की विशेष पावर कौन कौन सी हैं। तो जनरली 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। एक है आर्टिकल 67, एक है आर्टिकल 312, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, 249 और आर्टिकल 312। आर्टिकल 67 में आपको पढ़ा चुका हूं, बोला तो है ही मैंने कम से कम, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, यह राज्यसभा की विशेष शक्ति है, स्पेशल पावर। आर्टिकल 249 स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो राज्य की सूची है उसके अंतर्गत राज्यसभा उसके विषयों में परिवर्तन कर सकती है। यह राज्यसभा की विशेष शक्ति है और यह राज्य की सूची में परिवर्तन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कोई मतलब नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात है उसको लागू करने के लिए राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। यह उसकी विशेष पावर है। किसकी? राज्यसभा की विशेष पावर है। आर्टिकल 312 जो कि बताता है हम लोगों को कि अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत याद रखिए कि जब भी मैं अखिल भारतीय सेवाओं की बात करूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि सर अखिल भारतीय सेवा में तो सारी आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IRTS, IPS, ICLS, ICDS, IDS, पता नहीं कौन कौन सी बता देंगे। याद रखिए हमारी अखिल ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत सिर्फ 3 ही सेवाएं आती हैं। एक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक है इंडियन पुलिस सर्विस और एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये जो वन वाले हैं ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, इसको अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं रखा जाता। IAS, IPS, IFS ये कही जाती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, तो याद रखिए ऑप्शन में कई बार पूछ लेता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। IFS की जगह आप लोग फॉरेन मारे आएंगे, फॉरेस्ट है। तो ये 3 विशेष शक्तियां हैं, इनके बारे में चर्चा अब करी जाएगी कल। ये 3 विशेष शक्तियां, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ाया कैसे होता है ये मैं बताऊंगा कल आपको। साथ में स्टेट लिस्ट में परिवर्तन अगर होगा तो वह कब तक लागू रहेगा ये मैं कल आपको बताऊंगा। और ये वही वाला आर्टिकल है जो सेंटर स्टेट के रिलेशन मतलब केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के अंतर्गत पढ़ा जाता है कि किस जगह पर केंद्र हावी हो जाता है राज्यों पर, कहाँ पर उसका संघवाद जो हम लोग कहते हैं ना अर्ध संघवाद है, या हम कहते हैं कि हमने इस संघवाद को कनाडा के मॉडल से उठाया हुआ है जहां पर वास्तविकता में यूनियन केंद्र मजबूत है और राज्य कमजोर हैं। तो जब हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे होंगे तब भी हम आर्टिकल 249, 50, 51, 52, 53 की चर्चा कर रहे होंगे, वहां पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत क्या परिवर्तन राज्यसभा कर सकती है, राज्यसभा के अंतर्गत के पास क्या विशेष शक्ति है, ये हम कल बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये 3 आर्टिकल याद करना, अनुच्छेद 67, 249 और 312। क्वेश्चन अगर पूछ ले बताइए राज्यसभा की विशेष शक्ति के अंतर्गत वह राज्य की सूची में परिवर्तन कर सकता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, राष्ट्र के लिए अगर महत्वपूर्ण है तो वह राज्य की सूची में परिवर्तन कर सकता है, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आंसर जनरली दिया रहेगा, जनरली के दिया ही रहेगा आर्टिकल 249। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद डायरेक्टली नहीं पूछा है लेकिन हाँ कुछ तो पूछा है जो 249 के बारे में बार बार पूछा है, उसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जय हो स्टडी को। मैंने मेरे ख्याल से आज काफ़ी चीज़ें राज्यसभा की देखी, मैं इससे आगे भी बढ़ सकता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट आ सकते हैं सर ज़्यादा पढ़ा दीजिए, एक लिमिट होती है हर किसी की, मेरी लिमिट तो बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ, 2-3 घंटे में बैठा रहूँगा क्योंकि मैं पहले बैठा भी रहता था। लेकिन फिर वही बात है कि आप कितना उसको कैप्चर कर पाएंगे। तो जितना जितना बता रहे हैं, क्योंकि ये रिव्यू ऑफिसर की क्लास चल रही है, अपर वाला नहीं है, नहीं तो मैं इस लेक्चर को और लंबा जाता। तो ये रिव्यू ऑफिसर के हिसाब से जितने फैक्ट हैं वो अपनी कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वरना मैं इसका PDF एट द एंड, मतलब अभी नहीं, जब आपका पेपर बहुत करीब होगा तब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये PDF है, ये ले लीजिए, पढ़ लीजिए जितना पढ़ पाएँ।
तो आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में उसको लिखते जाएं। पॉलिटी का संसद का चैप्टर सबसे सरल है, सबसे आसान चैप्टर संसद का माना जाता है। पार्लियामेंट का ये बात अलग है कि लोगों ने इसको बहुत कठिन बना रखा है कि पार्लियामेंट का चैप्टर जनरली याद रखिएगा कि आपके पेपर में मैक्सिमम अगर अगर 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पार्लियामेंट संसद से ही होंगे। ठीक, संसद से ही होंगे। ये संसद में तो सब कुछ आता है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति भी है ना। संसद पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और मैं ये पहले बहुत क्लियर कर चुका हूँ कि मैंने जब भी बोला कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो ऐसा मैंने क्यों बोला, तो मैंने आपसे बताया था कोई भी बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तब तक विधेयक नहीं बनेगा जब तक यह इस पर अपने साइन हस्ताक्षर ना कर दें। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 क्या है? राष्ट्रपति की हस्ताक्षर करने वाला, एसेंट देना। देख, तो ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब पढ़ेंगे अगली क्लास में, बता दिया मैं। राज्यसभा के बाद अब पढ़ेंगे लोकसभा, और किन परिस्थितियों में लोगों को अपनी सीट खाली करनी पड़ सकती है, डबल मेंबरशिप क्या होती है, ये भी चर्चा उस क्लास में करेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।